प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर में पी ब्लॉक के तत्व में आपने ऑक्सीजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, हैलोजन तत्व और अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ा। आज अगला चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे। इसमें आपको पहली बात तो आवर्त सारणी में डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की स्थिति क्या है उसके बारे में जानेंगे। और जैसा कक्षा 11 में आपको बताया कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ये नाम ज़रूर याद कर लें। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। उनके दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को पढ़ेंगे। तो पहले आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों की क्या स्थिति है इसको देखते हैं। तो ये बात पढ़ चुके हैं आप कि आवर्त सारणी में टोटल जितने भी तत्व थे उन सबको 4 ब्लॉक में बांट लिया गया था। इसमें टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, आवर्त सारणी के बिल्कुल बाईं तरफ, यानी फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग के तत्व, लेकिन IUPAC पद्धति के अनुसार वो पहला और दूसरा वर्ग कहलाता था। उनको हम एस ब्लॉक के तत्व कहते थे। और बिल्कुल दाईं ओर जो रखे गए तत्व थे वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18 तक के, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18वें वर्ग तक के। और अगर मेंडलीफ की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और 0 वर्ग के तत्व, ये सब के सब पी ब्लॉक के तत्व कहलाते थे, जो हमने पिछले चैप्टर में जिनको अध्ययन किया था। बिल्कुल बाईं तरफ 2 वर्ग वो रख दिए थे हमने एस ब्लॉक में, और बिल्कुल दाईं तरफ के 6 वर्ग पी ब्लॉक में रख दिए थे। और बीच के जो 10 वर्ग थे, वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12वें वर्ग तक के, और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने बनाई थी, तो उसके अनुसार सभी बी उपवर्गों के तत्व और ए अर्थ समूह के तत्व, ये बिल्कुल जो बीच में रखे हुए हैं, वो वर्ग संख्या 3 से, IUPAC पद्धति के अनुसार जो आधुनिक चल रही है उस पद्धति के अनुसार वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक के, और वैसे वो सभी बी उपवर्गों के, चाहे वो 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 1st बी और 2nd बी, और इसके अलावा ए अर्थ, जितने बी उपवर्ग हैं और ए अर्थ समूह, ये सब के सब बीच में रखे हुए तत्व हैं, जिनको हमने डी ब्लॉक के तत्व कहा है। वास्तव में अगर हम इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है, इसीलिए इनको हमने डी ब्लॉक के तत्व कहा है। यानी वे तत्व जिनका बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा, जिसको हमने पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहा था, पेनल्टीमेट ऑर्बिट मानी n-1 का डी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है, या जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन
N-1d उपकोष में प्रवेश करता है, ये भी हो सकता है। और इन तत्वों में n बाहरी कक्षा का जो s ऑर्बिटल है वो भी अपूर्ण हो सकता है, यानी बाह्यतम 2 कोश अपूर्ण हो सकते हैं, वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब जो दीर्घाकार आवर्त सारणी थी उसमें ये पढ़ा आपने कि ये दोनों तत्व जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखे गए हैं, इसीलिए इनको हमने संक्रमण तत्व भी कहा। ये सब के सब धातुएं हैं, इसलिए इनको हम संक्रमण धातु तत्व भी कह देते हैं। इसकी 3 श्रेणियां हैं। एक कहलाती है, जो पहली श्रेणी है उसको हम कहते हैं 3D श्रेणी, और ये 3D श्रेणी जो है इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है, और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे आप तो वो आएगा 3D 1 to 10 4s 1 to 2 तक। और इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 यानी 21 वाला स्कैंडियम है और 30 वाला जिंक, मानी स्कैंडियम से जिंक तक के कुल 10 तत्व 3D श्रेणी में है। फिर दूसरी श्रेणी आती है जिसको हम 4D श्रेणी कहते हैं। इसमें संक्रमण धातुओं में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4D उपकोष में प्रवेश पाएगा, और जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 4D 1 to 10 5s 0 to 2 होगा। 5s खाली भी हो सकता है और या फिर उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक 39 यानी यूट्रियम से लेकर परमाणु क्रमांक 48 यानी कैडमियम तक के तत्व रखे गए हैं। ये भी तत्वों की संख्या 10 है। फिर तीसरी आती है 5D श्रेणी, और इस श्रेणी में संक्रमण धातुओं का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5D उपकोष में प्रवेश करेगा। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 5D 1 to 10 6 1 to 2 होता है। इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक 57 जिसको हमने लैंथेनम कहा वो, और 57 के बाद में 58 से 71 तक के चले गए थे, वो तो थे सबके सब लैंथेनाइट। लेकिन 72वां तत्व यानी लैंथेनम और 72 से लेकर के 80 तक के यानी हैफेनियम से लेकर के मरकरी तक के कुल 10 तत्व ये रखे गए। चौथी श्रेणी है 6D श्रेणी। इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में प्रवेश पाएगा, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6D 1 to 10 7s 0 to 2 होगा। और इसमें भी 10 ही तत्व होंगे, वो होंगे एक्टिनियम 89 परमाणु क्रमांक वाला, इसके अलावा 104 रदरफोर्डियम से लेकर के अनबियम तक 112 तक के खोज ये कुल तत्व होंगे। अब बात आती है कि संक्रमण तत्व के गुण क्या हैं। तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें मैंने जैसा अभी बताया कि जितने बी उपवर्ग हैं और 8वां समूह ये सब मिलाकर के संक्रमण तत्व कहलाते हैं। 8वें समूह में आपने पढ़ा भी है कि 3 तत्व एक साथ रखे गए हैं, यानी कुल मिलाकर के उसमें 9 तत्व हैं। अगर इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें सामान्य रूप से तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। धात्विक गुण की बात करें तो जितने भी संक्रमण तत्व हैं मैंने अभी बताया वो सब के सब धातु हैं, और इनके बाहरी कोश में एक या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
मरकरी को छोड़कर सभी ठोस, कठोर और तन्य धातुएं हैं। मरकरी केवल एक लिक्विड होता है। इनमें धात्विक बल पाए जाते हैं इनके परमाणुओं के बीच में, जिसके कारण ये कठोर होती हैं। धात्विक गुण होने के कारण ये तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये इनके गुण थे। ये तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया है मैंने। एक ये आ जाता है प्रश्न कि आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि स्कैंडियम तो एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं है। तो इस बात को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ सकते हैं कि स्कैंडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें जो पेनल्टीमेट शेल है उसका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट आवेगा, जबकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसका पेनल्टीमेट शेल तो इनकम्प्लीट नहीं ही होता, उसमें तो d के अंदर पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आते ही हैं, लेकिन साथ ही बाहरी कक्षा भी उसके भी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मानी वो भी कंप्लीट होती है। तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि ये बात पढ़ी थी कि संक्रमण तत्व जो हैं वो उनकी बाहरी 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं और विशेष रूप से डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, लेकिन जिंक में डी कक्षक भी पूरा भरा हुआ पाया जाता है, इसलिए इसको हम संक्रमण तत्व नहीं मानते।